और इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बातें करेंगे। लेक्चर नंबर 21 तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ बातें जानी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सो विल स्टार्ट द लेक्चर विद अ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज के क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ये वही बच्चे लेक्चर समझ पाएंगे जिन्होंने लेक्चर नंबर 21 देखा होगा, जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नहीं आएगा तो ये वाला लेक्चर समझ में आपको नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपने 21st लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपरली देखा है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप 21st लेक्चर देखें, उसके बाद ही इसे देखें, बिकॉज आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा, आपको समझ में नहीं आना। या आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता हो तो अलग बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। सो एक क्वेश्चन में हमको स्क्वायर प्रोवाइडेड है जिसकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उसको एक्स वाई प्लेन में रखा है। यहाँ पर स्क्वायर देख पा रहे हैं आप, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 2K कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। तो अपने को फ्लक्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2I कैप न्यूटन पर कूलम, और थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2J कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर 3 पार्ट हमें इसी क्वेश्चन के दिए गए हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समझना। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लें और लिखते लिखते भी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसे समझने की, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें, और किस तरीके सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेना। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज देख ली थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उसकी वजह से हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप ये लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर है जो एक्स वाई प्लेन में रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। आप इसे अपने सामने देख पा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, और फर्स्ट पार्ट में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 2K कैप। 2K कैप बोले तो K कैप मतलब ऐसे करके आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से आ रहा है, स्क्वायर ऐसे रखा है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा पहले वाले पार्ट में। एक्स वाई प्लेन में ये रखा है ना, वेट करो बताता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो सुनो, जैसे मान लो ये है स्क्वायर आपका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इसको एक्स वाई प्लेन में हमने रख दिया इस स्क्वायर को इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर ही तो होगा के कैप, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा के कैप, तो एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है और कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हमने फ्लक्स निकालना सीखा था। आपको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देना था, तो हम वही करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर इसका साइड लेंथ है, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एरिया निकाल लिया a स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का यहां से आ गया। तो यहां से पहला वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो तुम्हें फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा 8 × 10⁻⁴, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। तो देखो यूनिट क्या होगी,
यूनिट दो तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो यू नो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए होता है, ध्यान से फिर से सुनेंगे। यू नो फाई की वैल्यू क्या होती है, ई इंटू ए होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको ऑलरेडी दो यूनिट बता रखी है, एक तो न्यूटन पर कूलम, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम यूनिट होगी, और एक क्या थी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों यूनिट को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो एक तो न्यूटन पर कूलम ले सकते हैं, या एक हम ले सकते हैं और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और एरिया की जो यूनिट होगी, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, एरिया की एसआई यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, तो यहां पर स्क्वायर मीटर। तो अगर तुम न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर मान लो तुम वोल्ट पर मीटर ले लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो फिर एरिया को जब मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट वोल्ट मीटर। तो आप या तो वोल्ट मीटर लिख सकते हो या आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हो। किसका यूनिट, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा वोल्ट मीटर लिखो, बहुत बार वोल्ट मीटर ही हम यूज करते रहेंगे। तो यहां पर पहले वाले केस में हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब यहां पर दूसरा वाला पार्ट जब देखोगे ना तुम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 2 है, लेकिन आई कैप में है आपकी। तो अब आप देखो यहां पर स्क्वायर तो एक्स वाई प्लेन में रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, और आई कैप का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, तो इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलली इसके जा रही हैं। यहां पर इस तरीके से ये स्क्वायर रखा है और इसके पैरेलल होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएंगी सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है। तो पैरेलल वाले केस में हमने पढ़ा था कि आंसर कितना होगा, अगर सरफेस के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में सिंपली आंसर क्या आता था, 0 आता था, फ्लक्स का आंसर 0 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा किसके, सरफेस के, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, फिर अगर थर्ड वाले पार्ट की बात करें, वापस से 2G कैप है ना। अभी देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऊपर से इस तरीके से निकल रही हैं। अभी भी इसको ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, है ना, पैरेलली इंटरसेक्ट कर पाएंगे। सरफेस एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यूं करके निकल जाएंगी, तो पैरेलल टू द सरफेस है ना। तो वापस से अगर पैरेलल टू द सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझे। मैं एक बार थोड़ी सी सिचुएशन को आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये स्क्वायर है मान लो इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ना, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे टच करके निकल जाएंगे ऊपर ऊपर से इसको, ठीक है, टेंजेंशियली, तो पैरेलली निकल जाएंगी। ये भी पैरेलल हो गया सरफेस के, ठीक है, एक तो ये भी पैरेलल हो गया, और जो दूसरा वाला पार्ट था आई कैप वाला वो भी पैरेलल ही था। तो दोनों केस में हमारा यहाँ पर फ्लक्स कितना आ गया, 0। और जो सामने सामने से आएंगी, ठीक है, के कैप में, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा। तो उसकी वजह से हमने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया, दैट इज 8 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन हो चुका है। तो आप चाहे तो इसके सोल्यूशन को लिख सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे एक बात ये याद रखने वाली हो गई कि फ्लक्स की जो यूनिट होगी दैट इज वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कोई भी आप ले सकते हो यूनिट। फिर भी कोई डाउट रही हो तो फिर बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ लेना। तो अगेन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा सरफेस के तो फिर फ्लक्स 0 होगा,
और अगर परपेंडिकुलर होगा और यूनिफॉर्म होगा तो फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात हमने वापस से रिकॉल कराई है जो लास्ट लेक्चर की बातें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये रेड कलर से शेड कर रखा है एक स्क्वायर को जिसका साइड लेंथ 2 मीटर है। यहां पर एक स्क्वायर है, वापस से एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2x k कैप। यहां पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x k कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल है। तो आपको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो आप स्क्वायर देख पा रहे हैं अपने सामने, ठीक है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं वापस से। ये स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है वो, है ना। x बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0, x बराबर 1 पर 2, इस प्रकार से वो वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट किधर है, इधर है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज करता जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर x के लिए फिक्स होगा। तो यहां पर एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं डिफरेंट कलर। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम तो हो गया। ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू कितनी होगी 0, है ना। इस पूरी लाइन पर ये y एक्सिस ही तो है, तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू कितनी है 0। तो इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0 होगा, है ना। अब मान लो मैं यहां पर कोई बीच में लाइन खींचता हूं इस प्रकार से, ऐसे करके यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर x का कुछ और कोऑर्डिनेट होगा। तो जो भी x का कोऑर्डिनेट होगा, मान लो यहां पर x कोऑर्डिनेट x है, ये x कोऑर्डिनेट x ही है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उन सभी पॉइंट पर, उन प्रत्येक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 2x, यही तो दिया है। ठीक है, ये तो होगा मैग्नीट्यूड 2x होगा। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज गिवन एज k कैप। k कैप का मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, सामने सामने से आएंगी। अगर ये सरफेस है तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, नेटवर्क इश्यू है, रिफ्रेश कर लो तो सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, ये बात तो पक्की है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, बात समझे। तो ऐसे केस में हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना सीखा था, वो ये सीखा था कि एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और एक बहुत पतली सी एक स्ट्रिप मान लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिप मान ली हमने, जिसे मैंने व्हाइट कलर से शेड किया हुआ है। इस स्ट्रिप पर, इस स्ट्रिप के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं कांस्टेंट ले सकता हूं, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो स्ट्रिप के हैं सब x, सबका x कोऑर्डिनेट कितना है x है, सबका x कोऑर्डिनेट कितना है x ही है, क्योंकि x डिस्टेंस आगे हमने एज्यूम किया है। ठीक है, चाहे तो आप r भी मान सकते हैं। ओके, चलो तो अब हम मानते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरी स्ट्रिप पर, ये जो पूरी स्ट्रिप है ना, ये ऐसे मैं अलग से निकाल लेता हूं उसको। दिस इज अ स्ट्रिप जो हमने मानी है। ये बहुत पतला सा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखा है तो बड़ा सा दिख रहा है, अदरवाइज ये एक लाइन के सिमिलर है, पूरा एक लाइन ही है। ठीक है, ये एक लाइन है। dx थिकनेस का मतलब है इसकी थिकनेस बहुत पतली है। ठीक है, dx थिकनेस का मतलब है इसकी थिकनेस बहुत पतली है। इसको हम एक लाइन मान सकते हैं जो कि x डिस्टेंस आगे लाई कर रही है। ठीक है, एक बार मैं और नहीं बता सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर लेट हुए हो तो वो आपकी गलती थी, उस गलती की आपको सजा मिलेगी। देखो, dx थिकनेस का हमने एक पतला सा लाइन कंसीडर कर लिया, ठीक है, x डिस्टेंस पर। तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2x।
ठीक है। अब खाली खाली तुम ये स्क्वायर भूल जाओ, और ये बहुत पतला सा जो सरफेस है ना dx, इसका एरिया कितना है? जो पतला सा सरफेस है इसकी चौड़ाई तो dx हो गई, और लंबाई कितनी है? लंबाई तो 2 है ना, ठीक है। ये लाइन थोड़ी कर्व टाइप बन जा रही है मेरे से, ध्यान देना, ठीक है। लंबाई कितनी है? 2 है, और चौड़ाई कितनी है? dx। तो इस पतली सी सरफेस जो मैं लाइन के सिमिलर बोल रहा हूं, उसका एरिया कितना हो गया? 2 इंटू dx हो गया, ठीक है। और इस छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया ना, कितना? 2x। x का वैल्यू तो कांस्टेंट कर दिया ना हमने पतली सी स्ट्रिप के लिए। तो अब क्या होगा? अब हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, वो तो हम जान रहे हैं, कांस्टेंट होगा और परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स का वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं? E और एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर E की वैल्यू कितनी है? 2x, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है? 2x। तो हमने बहुत छोटा सा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से पास होगा उसको d5 बोल दिया, ठीक है, d5 बोल दिया, और उसकी वैल्यू हो जाएगी E विच इज 2x इंटू एरिया इस छोटे से सरफेस का विच इज 2dx। तो 2x इंटू 2dx लिख दिया। तो यहां से d5 का वैल्यू कितना आ गया? 4x dx आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, आप ऐसा कर चुके होगे, d5 निकाल चुके होगे, फिर आपको पूरी सरफेस पर उसको इंटीग्रेट करना है। फिर आप क्या करेंगे? d5 4x dx है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? x है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेके 2 तक ना, क्योंकि x इस सरफेस के लिए x कहां से कहां तक लाई करेगा? x 0 से स्टार्ट होता है, और कहां तक है सरफेस? कहां तक फैली है सरफेस? x बराबर 2 तक फैली है, ठीक है। तो बस 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा तुम्हें यहां से 8 वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको रिपीट करवाना हो तो बोल सकते हो तुम, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो तुम्हें, पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन का तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अच्छे से सोचेंगे, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो भी एक बार अच्छे से समझ लेना। मैं एक बार और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझ में आ जा रहा है कि सबसे पहले हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो फिर वी नो कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे कर रहा है, तो वो x के साथ वेरी कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाकर एक बहुत पतली सी स्ट्रिप सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये स्ट्रिप बहुत पतली है, तो इसके जो प्रत्येक पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो x डिस्टेंस पर लाई कर रहे होंगे y एक्सिस से। मतलब सारे पॉइंट्स जितने भी इस स्ट्रिप पर पॉइंट होंगे सबका x कोऑर्डिनेट x ही रहा होगा। तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 2x, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट इस स्ट्रिप पर लाई कर रहे होंगे सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो चुका होगा। तो अब मैं इस पतली सी स्ट्रिप को सरफेस मान लेता हूं, छोटी सी सरफेस मान लेता हूं, जिसका एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई विच इज 2 इंटू dx। इस पतले से एरिया से टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना पास हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके ऊपर कितना है? 2x, और इसका एरिया कितना है? 2dx। तो 2x इंटू 2dx फ्लक्स पास हो रहा होगा। छोटा सा फ्लक्स होगा ये, क्योंकि छोटे से एरिया से पास हो रहा है, बहुत छोटे से एरिया। तो टोटल एरिया से निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक, ठीक है। यही बहुत सिंपल से बोला हुआ है। जिसको नहीं समझ में आया है या क्लास 11th में वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे, बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ाई की है, तो उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। इसको अगेन जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो वापस से सुन लेना, ठीक है। चलो लिख लो। तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, उसको
अगेन एंड अगेन सुन लो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उससे। और मान लो ये वाला पार्ट मिस भी हो गया, ये पार्ट दिक्कत कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ सकते हो थोड़ी बहुत चीजों को तो। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कुछ। ठीक है, चलो, तो हमने दो क्वेश्चन ले लिए, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी आर मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अभी तक जो सरफेस थी वो एक ओपन सरफेस थी, 2 डायमेंशनल सरफेस थी। अब हम एक 3 डायमेंशनल सरफेस या क्लोज सरफेस की बातें करेंगे, उससे फ्लक्स की बात होगी। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं क्लोज सरफेस दिया गया है, ठीक है, हेडिंग लिख लो पहले आप। ये हेडिंग लिख लो। चलो, अब देखो यहां पर एक क्लोज सरफेस दी गई है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो एक लाइन दिख रही है तुमको एरो वाली व्हाइट कलर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, ए पॉइंट पर एंट्री लेती है इस क्लोज सरफेस के लिए, और बी पॉइंट पर इसको एग्जिट कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां पर हम दो बातें करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स से रिलेटेड। तो हम ए पॉइंट पर फ्लक्स को बोलेंगे कि फ्लक्स एंटर हो रहा है, और बी पॉइंट पर फ्लक्स एग्जिट हो रहा है। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम बोलेंगे कि फ्लक्स एंटर हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाई कन्वेंशन मान लेना, तुम पॉजिटिव भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं कि तुम नेगेटिव करना, ठीक है। तो बी पॉइंट वाला जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स एग्जिट होगा, उसको तुम पॉजिटिव मान सकते हो। तो यहां पर हमें फ्लक्स का साइन डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर फ्लक्स एंटर हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको नेगेटिव साइन से दिखाया जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा फ्लक्स एंट्री बोला जा रहा है। और जहां पर एग्जिट हो रहा होगा फ्लक्स, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव साइन से, ठीक है। तो ये दो बात हो गई पहले तो। चलो, अब स्टार्ट करते हैं यहां पर आगे थोड़ा सा। मान लो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E1। कोशिश कर रहे हैं समझने की। इस क्लोज सरफेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरसेक्ट कर गया, एक तो ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लिया E1 है, ठीक है, और हमने एक बहुत छोटा सा एरिया लिया है DA, ठीक है। रुको, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये जो क्लोज सरफेस दिख रही है ना, इसका एक बहुत पतला सा है, बहुत छोटा सा एरिया, ये इतना छोटा सा एरिया DA, इसी के लिए हम बातें कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और यहां पर भी बी पॉइंट पे भी बहुत छोटा सा एरिया लिया है DA हमने, ठीक है। तो अभी तो ए पॉइंट को समझो। तो ए पॉइंट पर हमने क्लोज सरफेस पर ए पॉइंट पर एक बहुत छोटा सा एरिया ले लिया, और उस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है मान लो, ठीक है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका एरिया वेक्टर DA बोल दिया, परपेंडिकुलर जाएगा इस तरीके से। देखो DA वेक्टर आपको दिखाया गया है, ये जो लाइन है, एरो दिखाया जा रहा है, ये DA वेक्टर है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं इसको, कोशिश करेंगे देखने की। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस एरिया को इंटरसेक्ट कर गया, और इस पॉइंट पर, इस एरिया पर, छोटे से एरिया पर DA वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर देखो अल्फा एंगल बना रहा है, ये देख पा रहे हो आप, अल्फा एंगल बना रहा है। चलो, इतना समझ गए हो आप, अल्फा एंगल बना रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो क्या क्या सीखे। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान चुके हैं हम, E1 है। ए पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है वो DA वेक्टर है, ठीक है। क्या अगेन, मतलब क्या चीज समझना चाह रहे हो अगेन, मुझे एक बार बोलो। यहां पर एक क्लोज सरफेस ली गई है, मैं अगेन बता रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, एक बार ए पर और एक बार बी पर।
तो ए पर हम बोलेंगे कि ये एंटर करिए और बी पर एग्जिट करिए। तो ए पर जो फ्लक्स होगा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा, एंट्री हो रही है ना, तो उसको हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे। और बी पॉइंट पर फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रहा है, तो उस पर जो भी फ्लक्स लिखेंगे हम वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। मतलब बी वाले एरिया पर फ्लक्स को पॉजिटिव साइन के साथ दिखाया जाएगा और ए वाले एरिया पर, ए पॉइंट के पास जो भी एरिया है उस पर हम नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। यही अभी तक मैंने बोला है, बाकी जैसे जैसे पूरा कंप्लीट करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए पॉइंट पर ये जो छोटा सा एरिया मैंने लिया है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जब अल्फा एंगल बनता है एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट एरिया होती है। याद होगा लास्ट लेक्चर की चीज थी। तो यहां पर हम बहुत छोटा सा फ्लक्स ए पॉइंट पर जो बहुत छोटा सा फ्लक्स आया उसको डी फाई ए बोल दूं। बहुत छोटे से एरिया के लिए बात कर रहा हूं इसलिए डी फाई। उसको कितना लिखूंगा मैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए, ई वन डॉट डी ए बोलूंगा मैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एंट्री ले रहा है ना ए पॉइंट पर, इसलिए मैंने एक नेगेटिव साइन आगे लगा दिया। ये देखो नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि ए पॉइंट पर तो एंट्री हो रही है, तो एंट्री जहां पर भी होगी उस फ्लक्स को हम नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही बी वाला जो पॉइंट है, चलो बी वाले पॉइंट को थोड़ा सा जूम करो। आप देखो यहां पर बी वाले पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रहा है इस तरीके से, ये ई वेक्टर हो गया। ठीक है, और बी वाले पॉइंट का छोटा सा एरिया हमने ये ले लिया, इतना बड़ा एरिया, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ना आपको, इतना बड़ा एरिया के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो मान लेते हैं हम E2 है। यही बोला है मैंने। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो डीए वेक्टर है। यहां पर देख रहे हो आप बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आराम से पेशेंटली समझना, धैर्यपूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो डी फाई बी, छोटा सा फ्लक्स बी के लिए कितना लिखोगे तुम, E2 वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ना, और पॉजिटिव साइन, क्योंकि वो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है तो डी फाई भी ऐसे लिखा गया और डी फाई ए ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछा गया कि बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से, ये वाली जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है क्लोज सरफेस को, उसकी वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आई विल से कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, है ना, ए और बी वाले फ्लक्स को मैंने जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, E2 डॉट डी ए माइनस E1 डॉट डी ए, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है तो ऐड किया है मैंने यहां पर, तो ऐड करने पर टोटल फ्लक्स मेरे को इतना मिल जाएगा, E2 डॉट डी ए माइनस E1 डॉट डी ए। और मैं E2 डॉट डी ए को फर्दर कितना लिख सकता हूं, E2 डॉट डी ए को E2 डी ए इंटू कॉस बीटा, क्योंकि E2 और डी ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, यहां पर ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है, बी पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर सिमिलरली एंगल अल्फा है, तो E1 डॉट डी को मैं कितना लिख सकता हूं, E1 डी ए इंटू कॉस अल्फा लिख सकता हूं। तो ये टोटल फ्लक्स मेरे लिए इतना हो गया। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। तो ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। बाकी तुम अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, आराम से लिखना, जब लिखना तो समझने की कोशिश करना। ये एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, क्लोज सरफेस पे हम किस प्रकार से फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। हमें फ्लक्स एंट्री भी देखनी होगी, हमें फ्लक्स एग्जिट भी देखना होगा। बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बात याद रखना कि फ्लक्स एंटर हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन लिख लेना, और फ्लक्स एग्जिट हो रहा होगा तो पॉजिटिव साइन लिख लेना।
और ये हम एंगल कौन सा देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर तुम बोलोगे कि ई वैक्टर, E1 वैक्टर और DA वैक्टर के बीच में जो एंगल है वो तो अल्फा नहीं है, वो तो पता है कितना है, वो 180 डिग्री माइनस अल्फा है, क्योंकि ये E1 वैक्टर ये रहा। मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना, अगर तुम अच्छे से 11th पढ़े हुए हो तो समझ में आ जाए तुम्हें। ये E1 वैक्टर है और DA वैक्टर ये है, तो इन दो वैक्टर के बीच में तो एंगल ये वाला होगा ना, दैट इज 180 माइनस अल्फा। लेकिन तुम 180 माइनस अल्फा मत लिखना, क्योंकि वो नेगेटिव साइन ऑलरेडी मैंने इंक्लूड करा दिया है, ठीक है। तो वो झंझट से बचने के लिए वो माइनस साइन मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करा दिया था, तो तुम 180 माइनस अल्फा मत लें, क्योंकि cos 180 माइनस अल्फा लिखते तो माइनस cos अल्फा आ जाता ना, तो वो ऑलरेडी हमने लिख लिया माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो तुम ये छोटा वाला एंगल लिख लेना, ये ठीक है, ये जो बाहर ये वाला और इसके बीच में ये अल्फा जो दिख रहा है ना, तुम ये वाला लिख लेना, ठीक है। बट एग्जैक्टली E1 और DA वैक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 180 माइनस अल्फा, जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कोई तो समझ रहे होगे। लेकिन क्योंकि मैंने ए पॉइंट पर बोल दिया है कि फ्लक्स नेगेटिव ले लेना है, इसलिए आप उसको 180 माइनस अल्फा नहीं, अल्फा ही लिख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, जो बोल रहा हूं बस उतना करो। हमें अल्फा ये वाला ले लेना है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया और एरिया वेक्टर, ठीक है। ये जो भी एंगल बना रहा होगा इसी को हम अल्फा बोल देंगे। बस व्हाट वी हैव टू नोट फ्रॉम हियर कि अगर फ्लक्स एंटर हो रहा है तो वी हैव टू टेक इट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो एंट्री होने पर हम माइनस साइन के साथ उसका स्वागत करेंगे, और एग्जिट पॉइंट पर, एग्जिट होने पर पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये बात लिख लेना, ये नोट कर लेना। फ्लक्स एंटर होगा तो नेगेटिव साइन लिख देंगे और एग्जिट होगा तो पॉजिटिव साइन लिख देंगे। तो ये एक नोट पॉइंट है यहां से, जिसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगी तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद अ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पे अब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं बोलना चाह रहा था। ध्यान से सुनेंगे। देखो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। यहां पर आपको एक क्यूब दिया हुआ है, आपको एक क्यूब दिखाया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड है 3x स्क्वायर। अगेन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आराम से समझना, थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य रखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। थोड़ी सी हो सकता है डिफिकल्ट लगे, आराम से सुनना, मैं बहुत आराम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एक क्यूब दिख रहा है तुमको अपने सामने, और एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 3x स्क्वायर। तो अगर मैं वेक्टर वाइज बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कितना बोलूंगा मैं, 3x स्क्वायर आई कैप, ओके। अगर मेरे को बोलना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइज कितना है, तो आई विल से कि 3x स्क्वायर आई कैप डायरेक्शन वाइज, तो ये बोल दूंगा मैं, ठीक है। ये चीज मुझे प्रोवाइडेड है। मेरे को क्या चाहिए, फ्लक्स निकालना है विच इज पासिंग थ्रू द क्यूब। चलो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं समझने की। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय आवर एनालिसिस। तो यहां तक हमने बातें समझ ली। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमने इसी क्यूब को वापस से डिजाइन कर लिया, ABCDEFGH सब कुछ पॉइंट बोल दी, ठीक है। इसके पास, इस क्यूब के पास कितनी सरफेसेज हैं टोटल, टोटल इसके पास 6 सरफेस है, ठीक है। एक छत है, एक फ्लोर है, और 4 वॉल्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, कोशिश करेंगे समझने की, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक छत है, ये छत है, ये फ्लोर है, और 4 दीवारें हैं। इमेजिन हुआ आपको, ये दीवार नंबर 1, ये दीवार नंबर 2, ये दीवार नंबर 3, और ये दीवार नंबर 4, ठीक है। ये 4 दीवार हो गई।
अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, एकदम परपेंडिकुलर। बोलो कौन कौन सी दीवार के, दीवार नंबर 1 और दीवार नंबर 3 के एकदम परपेंडिकुलर होंगी। इतना फील हुआ? पहली वाली वॉल और तीसरी वाली वॉल के तो परपेंडिकुलर होंगी, और छत के और फ्लोर के, देखो मेरी बात सुनो, छत के फ्लोर के तो पैरेलल हो गई, ठीक है, क्योंकि छत तो ऐसी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे, तो पैरेलल हो गए ना। ऐसे फ्लोर भी ऐसे ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी हैं, ठीक है, तो वो भी पैरेलल हो गया। गॉट इट? चलो अब वॉल नंबर 2 और 4 देखो, जो आमने सामने, एक इधर एक इधर है ना, वॉल नंबर 2 और 4। वॉल नंबर 2 कैसे है, ऐसे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इमेजिनेशन ही कर सकते हो आप। तो वॉल नंबर 2 ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, अगेन दे आर पैरेलल, अगेन वो उसको परपेंडिकुलर नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे है तो ऐसे जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगेन वो पैरेलल हो गया। अगेन वॉल नंबर 4 कैसे है भाई, वॉल नंबर 4 कैसे, ऐसे है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। हाँ, किसको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर पाएंगी, वॉल नंबर 1 और 3 को। वॉल नंबर 1 कैसे है, ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे, तो परपेंडिकुलर इसी को इंटरसेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस से फ्लक्स तो बनाएगा ही नहीं, एक तो छत एक फ्लोर पैरेलल हो गया, और एक वॉल नंबर, बोलो बोलो, 2 और वॉल नंबर 4, वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 4 और एक फ्लोर और एक रूफ, इन सब के कारण तो फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। चलो इतना हम समझ चुके हैं। अभी हमें क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। तो क्यूब से फ्लक्स निकालने का मतलब ये हो गया, किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने का मतलब ये हो गया कि वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, और उसको फिर सम कर देंगे। फ्लक्स थ्रू क्यूब का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सरफेस, क्यूब की प्रत्येक सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो मेरे को क्या करना है, 6 सरफेस है, 6 सरफेस क्यूब जिससे बना हुआ है, तो 6 सरफेस से मैं फ्लक्स निकालूंगा। यहां पर 6 सरफेस मैंने लिख दी, ठीक है, सारी सरफेस के नाम लिख दिए जो भी मैंने यहां पर ABCD नाम दिया है, ठीक है। बोले तो जो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना, वो ऐसे बोलेंगे कि वॉल 1 से निकाल ले रहे हैं फ्लक्स, फिर वॉल 2 से फ्लक्स निकाल ले रहे हैं, ठीक है, फिर वॉल 3 से निकाल ले रहे हैं फ्लक्स, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, फिर वॉल 4 से निकाल ले रहे हैं फ्लक्स, और कौन कौन है, 5 रूफ हो गया एक तो, है ना, और एक 5 फ्लोर हो गया। तो ये 6 5 ऐड हो गए। अब बोलो इसमें कौन कौन जीरो हो गया, खुद से एक बार बोला करो, कौन कौन जीरो हो गया। एक तो रूफ वाला जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, खुद से पूछो, क्योंकि रूफ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पैरेलल है, तो ये जीरो हो गया, रूफ वाला जीरो हो गया, ठीक है। रूफ ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा तो उसको छेद नहीं पाएगा, ऐसे तो छेद पाएगा कि नहीं छेद पाएगा, ठीक है। चल तुम लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। फ्लोर वाला भी जीरो हो गया, ठीक है। खाली खाली कहां पर फ्लक्स, कहां पर वो छेद पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पर और थर्ड पर। 5 2 भी जीरो हो गया, 2 के भी पैरेलल है, और 5 4 भी जीरो हो गया, समझे। तो 1 और 3 कौन कौन सा है, जो भी है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब हमारी बात ये आ गई कि भैया 1 वाली जो वॉल है, मान लो ये वॉल 1 है, ठीक है, ध्यान से समझना, फिर से समझने वाली बात आ गई। ये वॉल 3 है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, इधर मत देखो क्या लिखा है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना है पहले। यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो वॉल 1 है उसके लिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा, वॉल 1
ये वाली वॉल 1 है, ये वॉल 1 है ना, ये वॉल 1, ये तो यहां पर है ना, x बराबर 0 होगा ना इसके लिए, पहली वाली वॉल के लिए। और जो दूसरी वाली वॉल है वो कितने आगे है, वो कितना आगे है, ये दूसरी तीसरी वाली जो वॉल है ये कितनी आगे है, 5, ठीक है, 5 मीटर आगे है। बात समझे? तो पहली वाली वॉल के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, ठीक है। तीसरी वाली वॉल के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5। तो पहली वाली वॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली वाली वॉल के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है पहली वाली वॉल पर, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई अब पहली वाली वॉल के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने निकाल लिया ना, तो निकाल लिया तो कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन पहली वाली वॉल के प्रत्येक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 हो गया। तो पहली वाली वॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया ना। बात मेरी समझ रहे हो? क्योंकि पहली वाली वॉल के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो इसका मतलब पहली वाली वॉल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और कांस्टेंट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, फ्लक्स कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। तो E एट एक्स बराबर 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, समझे। तो फाई 0 आ गया एक्स बराबर 0 पर। इस वाली वॉल के लिए हमारे लिए तो 2 ही वॉल थी जिनके लिए फ्लक्स आना था, बाकी सबके लिए तो ऑलरेडी 0 हो गया है। तो फर्स्ट वाली वॉल के लिए भी 0 आ गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। अब थर्ड वाली वॉल पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 3x² है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो 3 इंटू तीसरी वाली वॉल के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 5 है ना, 5 x कोऑर्डिनेट 5 है। तीसरी वाली वॉल के प्रत्येक पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे विल गेट 25। ओके, सो इफ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ E एट x इक्वल्स टू 5, 5 पर निकालेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वॉल 3। वॉल 3 के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, 75 न्यूटन पर कूलम। तो ये रही वॉल 3, वॉल 3 को बना लें, ये वॉल 3 है। और वॉल 3 के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेरी करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी और वो निकालनी पड़ेगी हमें, समझे। कितनी आ गई, वॉल 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया है, 75। तो अब तो कांस्टेंट भी हो गया। एंड व्हाट वी नो, परपेंडिकुलर तो है ही सही, वी नो दैट ना, ऐसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एंड कांस्टेंट, फिर तो सिंपली फाई निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड वी नो कि जो साइड लेंथ है वो तो 5 सेंटीमीटर है, तो क्यूब है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ऐसा यूनिट ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया 75 को 25 से, देख लेना 1875 ही आ रहा कि गलत कर दिया मैंने, ठीक है। वोल्ट मीटर्स का यूनिट हो गया, तो 5 पर ये निकाल दिया। अब मेरे को टोटल क्यूब से फ्लक्स चाहिए, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, क्या एक ही आया, बाकी सब तो 0 ही थे। सो वी गॉट द फाइनल आंसर विच इज 1875 वोल्ट मीटर। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न टू कॉपी द सोल्यूशन। कॉपी कर लो सोल्यूशन को, बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आपको समझ में है क्लोज सरफेस से क्या होता है, फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स निकालने का मतलब, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने का मतलब हो गया उसकी पूरी सरफेस, जितनी भी सरफेस है उसके पास, सबसे फ्लक्स निकालना। पहले तो ये क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को ही नोट डाउन करो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
जब आप सोल्यूशन लिख रहे हो तो अगेन इसको कोशिश करेंगे समझने की। प्रॉपरली फिगर बना लो और अच्छे से समझ लो। अपने आप लिख लेना है ना, कौन सी फर्स्ट वॉल है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, कौन सी फोर्थ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। ये सारे फिगर सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, तो इनका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ये ए बी सी डी ई एफ चाहे तो नाम देना चाहो तो दे दो, बट मुझे नहीं लगता, मैंने फालतू में ए बी सी डी लिख दिया। 1 2 3 4 वाला सही है, ठीक है। तो 1 2 3 वाला जो नोमेनक्लेचर है इस क्यूब के लिए, वो वाला कर लेना तुम। ठीक है, लिख लो जल्दी से, इतना कुछ तो लिखने वाला है नहीं इसमें। बाकी सारी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, तो समझने वाला पार्ट तो मैंने समझा ही दिया आपको। लिख लो जल्दी जल्दी, जो भी लिखना चाहो यहाँ से देख के। कोशिश क्या करो खुद से सॉल्व करने की समझने के बाद। सो आंसर इज 1875 वोल्ट मीटर। ये आंसर आ गया हमारा। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसका आंसर खुद ही बताओ। ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ई का वैल्यू आपकी यूनिफॉर्म है, आपकी बदल नहीं रहा है, तो फ्लक्स बताना है तुम्हें क्यूब से। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है, अब तुम इसको कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सोचो समझो, थोड़ा टाइम लो और फिर इसका मुझे आंसर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। जितनी बातें मैंने बताई हैं सबको यूज करो, सोचो थोड़ा सा और फिर इसको आंसर करो। उतनी देर में तो लिख लेंगे क्वेश्चन। चलो देखो मैं बता देता हूं अब तुम्हें, ठीक। किसी को अगर नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आ गया ओके बहुत बढ़िया।
ध्यान दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली फ्लोर, रूफ और वॉल 2 और वॉल 4 इन सब के लिए तो अभी भी फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो वॉल 1 और वॉल 3 के लिए फ्लक्स आना है, ठीक है, वॉल 1 के लिए और वॉल 3 के लिए फ्लक्स आना है। इतनी बात तो हम समझ चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब की क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर भी है, ठीक है, बात समझे। तो अगर मेरे को वॉल नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना होगा तो मैं बोलूं कितना लिखूंगा, वॉल 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिखूंगा, E इंटू ए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन माइनस लिखूंगा क्योंकि फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां पर, ओके, फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां पर, इसलिए मैं माइनस लिख दूंगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि सरफेस एरिया ए है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, मान लो कि इस वाली साइड का, इस वाली सरफेस का वॉल 1 का जो फ्लक्स, वॉल 1 ये रही और वॉल 3 ये रही, ये वाली वॉल 3 है, ठीक है। वॉल 1 का सरफेस एरिया ए है तो वॉल 3 का भी सरफेस एरिया ए हो जाएगा। तो वॉल 3 के लिए जो फ्लक्स होगा वो E इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो वॉल 1 पर और वॉल 3 पर सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब बात समझे। तो अगर मैं यहां पर माइनस ई और ई को ऐड करूंगा तो आई विल गेट आंसर 0, तो यहां पर जो आंसर होगा 0 होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो पूरे क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, 0, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स एग्जिट कर जा रहा है, ठीक है। चलो ये भी लिख लो। डाउट होगी तो पूछ लेना, कोई डाउट अगर बनती है तुम्हारी तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी चीजों को समझते चलो, यही सारी चीजें आगे रिलेट होती चलेंगी, ठीक है। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस व्हेन चार्ज इज कैप्ड इन क्लोज सरफेस। अब क्या करेंगे हम, एक अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लोज सरफेस लेते थे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते थे, याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे थे और एक क्लोज सरफेस ले रहे थे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से इस क्लोज सरफेस पर हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दे रहे हैं Q। जैसे यहां पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, अ पॉइंट चार्ज इज कैप्ड, दिस इज अ क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज इज कैप्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। फ्लक्स कैसे पास हो रहा होगा, इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जैसे यहां पर देख पा रहे हो, ये कोई भी पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको क्रॉस करेंगी, क्लोज सरफेस को क्रॉस करेंगी। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, ये मान लो ये जो Q है, ये जो ये वाली लाइन निकाल रहा, मान लो इसको मैं लाइन 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो इस लाइन के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट बोल लो चाहे एग्जिट पॉइंट बोलो, एंट्री पॉइंट क्या, इस वाली लाइन का, 1 वाली लाइन का सिर्फ एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट तो है ही नहीं, ठीक है। फिर ये 1 लाइन है, फिर मान लो ये वाली लाइन 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q निकाल रहा है सबका एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट तो है ही नहीं, बात मेरी समझे। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि यहां पर एग्जिट हो रहा है तो सारा का सारा हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं सब कुछ एंट्री पॉइंट नहीं ले रही है ना, सब एग्जिट ही ले रही हैं, एंट्री तो हुई नहीं, वो तो पहले से ही अंदर थी, समझे। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूं इस स्फीयर के लिए, इस स्फीयर पर एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लेता हूं, ये वाला छोटा सा एरिया, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस पे मैं बहुत छोटा सा एरिया अज्यूम कर लेता हूं,
मान लो डीए है वो छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया इमेजिन करो, ठीक है। और इस थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चलो अब सुनो, ये बहुत छोटा सा एरिया मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इस छोटे से एरिया से फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी ना इसके, तो क्योंकि ये क्यू चार्ज सेंटर पर है और सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकल रही होंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द सरफेस होंगी, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और डीए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ई और डीए का सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इस छोटे से एरिया से मेरे को चाहिए फ्लक्स, इस छोटे से एरिया से मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स, ठीक है। अब अच्छा एक और बात बता दो कि डीए मतलब इस वाले छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू रहेगी, इसका रेडियस आर है, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर डीए वेक्टर पर यहां पर ये, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आपसे पूछूं कि क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप बोलोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, आर डिस्टेंस पर। तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, छोटा सा एरिया डीए एरिया, जिस पर मेरे को फ्लक्स चाहिए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को चाहिए फ्लक्स इस छोटे से एरिया से, ये छोटा सा एरिया जो है फ्लक्स देगा, तो हम क्या करेंगे, ई डॉट डीए करेंगे, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो सिंपली ई और एरिया को तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वही हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, छोटे से एरिया पर, और उसका एरिया कितना है, डीए, छोटा सा एरिया। तो ये मेरे को मिल गया क्या, डी फाई मिल गया, छोटा सा फ्लक्स मिल गया। किससे पास हो रहा है ये, वो छोटे से एरिया से जो मैंने अभी आपको समझाया है फिगर के अंदर, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टोटल फ्लक्स एरिया से, टोटल एरिया से जो पास हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर दूंगा, साइक्लिक इंटीग्रल का प्रयोग कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। ऐसे गोला बना देने का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसका मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस, पूरे सरफेस पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में अंदर क्या क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के भी तो कांस्टेंट है और क्यू भी तो कांस्टेंट है, रेडियस भी तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकाल लो, ठीक है। इंटीग्रेट किसको करेंगे हम, डीए को इंटीग्रेट करेंगे, किस पर, पूरे सरफेस के लिए। तो डीए का इंटीग्रेशन तो एरिया ही हो जाएगा ना, पूरा एरिया, डीए का इंटीग्रेशन तो पूरा एरिया हो जाएगा, और पूरे एरिया की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो है स्फेयर का, आर रेडियस के स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ गए। तो बस अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई बचा। तो ये अभी तक हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। किससे पास हो रहा है, स्फेयर से पास हो रहा है, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी वजह से। के की वैल्यू वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इसको हमने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई से 4 पाई कट गया। फाइनली फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। केस क्या था, केस ये था कि एक स्फेयर है, ठीक है, ऐसे करके, और एक सेंटर पर हमने यहां पर चार्ज रखा है, क्यू चार्ज, ठीक है। और हमें क्या करना था, इस क्यू चार्ज की वजह से मेरे को फ्लक्स चाहिए था, जो फ्लक्स इस स्फेयर के सरफेस से पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स। उस फ्लक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना समझ गए तुम, ये पॉइंट अभी तक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तुमने लास्ट लेक्चर में ये भी तो पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। इसका मतलब इस सरफेस से क्यू चार्ज की वजह से कुल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, तो इसका यही तो मतलब हुआ कि क्यू चार्ज कितनी लाइंस निकालेगा। भाई जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी भी क्यू चार्ज लाइन निकाल रहा होगा वो सारी की सारी पास हो रही होंगी ना इस स्फेयर से, ऐसी तो कोई लाइन नहीं होगी जो ये निकाल रहा हो और पास ना हो रही हो।
सारी की सारी इस स्फीयर को क्रॉस कर रही होंगी ना, और वो सारी की सारी कितनी लाइंस हैं, मतलब सारा का सारा कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस सरफेस से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब द टोटल लाइंस विच इज ओरिजिनेटेड बाय क्यू चार्ज पार्टिकल इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी लाइन निकाल रहा है, इसको फील करो। एक क्यू चार्ज जो है, क्यू चार्ज वो कितनी लाइन निकालता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाइन निकालता है। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी के लिए याद रखोगे। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि क्यू चार्ज जो होता है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हम एक चीज याद कर चुके हैं, ये जो क्वेश्चन हमने किया है इससे हमने एक चीज मेमोराइज कर ली है। ठीक है, चलो। और अगर बात करें माइनस क्यू चार्ज होता तो क्यू चार्ज निकाल रहा है, माइनस क्यू चार्ज उतनी लाइन को टर्मिनेट करा सकता था। तो माइनस क्यू चार्ज क्या करता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस को, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करा देता, खा जाता वो। माइनस क्यू चार्ज क्या करता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाइंस को खा जाता, कंज्यूम कर जाता। और पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, वो ओरिजिनेट करेगा, वो सोर्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस का। ओके, तो ये जो अच्छा सा एक क्वेश्चन है जो हमने यहां पर पूरा किया है उसको लिख लो। द हेडिंग इज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस व्हेन चार्ज इज कैप्ट इन अ क्लोज सरफेस। ठीक है, चलो उसको लिखो, हेडिंग लिखो, फिर अच्छे से लिखो और लिखते लिखते भी समझने की कोशिश करना। उसके बाद भी कोई डाउट एग्जिस्ट करती है तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, और एक बारी में देखो, मेरा काम है कि आपको एक बारी में थोड़ा बहुत समझा देना, ऐसा समझा देना कि इसके बाद आप अगर सेल्फ ट्राई करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेल्फ ट्राई की ज़रूरत है भाई, सेल्फ ट्राई करना, घर पर भी एक बार वापस से, एक बार क्या 2-3 बार समझने की कोशिश करना। मेरी बात याद रखना, एक बार से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्यूशन लिखो। एक बार में अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, लेट इट की 40% भी समझ में आ गया, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ही। बाकी 60% तुम खुद समझ जाओगे, उसके लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो एफर्ट लगा लेना। ठीक है, छोटा सा एरिया हमने डी ए ले लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर इस छोटे से एरिया से हमने फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा फ्लक्स टोटल आ गया। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आई थी फ्लक्स की वैल्यू। और फिर हमने ये बोला था कि क्यू चार्ज कितनी लाइंस निकालता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू चार्ज इतनी ही लाइंस को टर्मिनेट करा सकता है। जब आप लिखना ना एक एक पॉइंट, तो अपने दिमाग को चालू रखना, दिमाग उस समय तुम्हारा बहुत अलग अलग प्रकार की थॉट्स पर बिजी करा देते हो तुम अपने दिमाग को। लिख कुछ और रहे होते हो, सोच कुछ और रहे होते हो, तो जो लिखो उसी के बारे में सोचो।
यहां तक लिख लेना अभी आपको। ठीक है, चलो थोड़ा सा और करते हैं। अब मैं अगेन तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इफ चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर बट नॉट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस चार्ज जो पहले सेंटर पर था स्फीयर के, अब वो कहीं और है, मान लो यहां पर है। तो अब बताओ फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। अब सोच समझ के बताओ फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। अब सोचो, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दो, इसका आंसर मुझे करो तुम। ठीक है, चलो मैं ही बोल दे रहा हूं। फ्लक्स विल रिमेन सेम है ना, फ्लक्स तो वही रहेगा, क्योंकि ये तो अभी भी कितनी लाइंस निकालेगा, क्यू चार्ज तो हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लाइन निकालेगा, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स वही रहेगा एज ऑल द लाइंस, जितनी भी लाइन क्यू चार्ज ओरिजिनेट करेगा वो सारी की सारी, ये ऐसा थोड़ी ना है कोई भी लाइन ऐसा निकालेगा कि वो इस स्फीयर से पास ना करे। जितनी भी लाइन क्यू चार्ज निकालेगा अपने से, वो सारी की सारी क्या करेंगी, इस स्फीयर को कट करेंगी। ठीक है, बात समझे। बस पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। टोटल फ्लक्स अगर मेरे से पूछोगे तो वही रहेगा, टोटल फ्लक्स तो वही रहेगा, लेकिन अब की हर पॉइंट पर फ्लक्स अलग होगा। जैसे मतलब इस वाले पॉइंट का अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लूं और यहां पर फ्लक्स देखूं, और यहां पर मैं छोटा सा एरिया ले लूं, यहां पर फ्लक्स देखूं, तो फिर मेरे को यहां दोनों एरिया में फ्लक्स का अंतर दिखेगा। मतलब यहां पर तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज पास में है तो ज्यादा लाइंस यहां से इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूंगा तो इससे फ्लक्स अलग होगा। पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी छोटा सा एरिया ले लो, सब जगह से फ्लक्स बराबर होता। अगेन टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले में भी सेम होगा और दूसरे वाले में भी सेम होगा। ठीक है, तो अगेन द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स विल रिमेन सेम, इट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो यहां पर आज इसको खत्म कर देते हैं, यहां तक ही करते हैं आज इस लेक्चर को। बाकी तुम्हारा टास्क ये है कि जितनी चीजें पढ़ाई हैं एक बार खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो और अच्छे से चीजों को समझने की और कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज करना जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उनको अच्छे से दिमाग में पहले बिठाओ, नहीं तो सब ओवरफ्लो कर जाएगा। इसलिए आज यहीं पर रोकते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, आपकी कुछ चीजें पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो, 2 मिनट दिए तुम्हें। या तुम्हें कोई कहीं पर डिफिकल्टी आ रही है किसी चीज में तो वो पूछ सकते हो। आज मैंने DCA 10 और शायद DCA 11 के सोल्यूशन पोस्ट किए हैं, अपलोड कर दिए हैं, तो कल हो सकता है बाकी DCA के सोल्यूशन आ जाएंगे। बाकी उससे रिलेटेड कोई डाउट है या किसी भी चीज से कोई रिलेटेड डाउट है या कोई चाहते हो कुछ चीज मुझे बताना जिसे मैं इंप्लीमेंट करूं, तो बोल सकते हो तुम। फिजिक्स समझने का आसान तरीका ही तो बताया है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जो चीज ना समझ में आए 10 बार समझने की कोशिश करो। जो सबसे आसान तरीका है किसी चीज को समझने का वो ये है कि अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन बंद करो कि हम एक ही बार में सब कुछ चीजें समझ जाएंगे। अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वी विल ट्राई मल्टीपल टाइम्स, वो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। If anything is not clear in the first attempt, we will try for second attempt. If it is not clear in the second attempt, we'll try for the third attempt. तो ऐसे समझ में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अगर 12 में पढ़ा था दोबारा रिपीट हो गई, बहुत अच्छा।
शिवम बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जागृति, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये बात समझ में आई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्या सिंपली फॉलो वन सिंपल स्ट्रेटेजी, डू अ रिवीजन मल्टीपल टाइम। इफ कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उसको भी मल्टीपल टाइम समझने की कोशिश करो, 3-4 बार करो। दिमाग पर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं समझ में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली सबका समझने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, वो पावर सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और किसी की कोई डाउट? बार बार एक ही चीज को करोगे ना तो आ जाएगी चीज, तुम्हें क्वेश्चन भी होने लगेंगे। चलो, तो आज के इस लेक्चर को अच्छे से करें रिवाइज, रिवीजन करते रहो, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तुम खुद से पूछ के देखो अभी तक मेरा क्लास कब चालू हो रहा है। जहां पर मैं पढ़ाता हूं बस्ती शहर में, जीशाइन एकेडमी नाम से इंस्टीट्यूट है, वहां पर पढ़ाता हूं, और वो क्लास तो एज यूजुअल चलती है, लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है। ठीक है, तो और कोई डाउट तो है नहीं आपकी? हाँ, अगेन इन सारी चीजों को ये क्वेश्चन खुद से पूछ के देखो, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनी टाइम्स रिवाइज कर लिया है। अगर आंसर आता है कि 4-5 बार से कम किया है तो इसका मतलब गलती तो तुम्हारी है, तुमने टाइम नहीं दिया, तुमने एफर्ट ही नहीं डाले, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगी। तो तुम क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, मतलब किसी चीज का सोल्यूशन भी चाहते हो, और तुमको बताया भी जा रहा है सोल्यूशन, लेकिन वो सोल्यूशन करते ही नहीं हो, तो फिर वो चीज इजी कैसे होगी। तो इसीलिए वो चीज इजी नहीं हो रही है। चीजों को इजी बनाने का एकमात्र सरल तरीका है रिपीटिशन, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से और कोई तरीका नहीं है, तो बाकी बकवास तरीके हैं, मेरा मानना है। बाकी सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग अपने तरीके देते हैं, सबका अलग अलग समझाने का तरीका है, और आई एम वेरी रेस्पेक्टफुल सबके तरीके के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र तरीका है किसी चीज को समझने का। इफ इट इज नॉट क्लियर द फर्स्ट टाइम, डू इट फॉर द सेकेंड टाइम, डू इट फॉर द थर्ड टाइम, जब तक ना समझ में आए। और अगर ज्यादा दिक्कत कर रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो इसका मतलब है उससे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सब कुछ नहीं समझना होता है इस दुनिया में सारी चीजें थोड़ी ना डाइजेस्ट कर पाओगे आप, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। छोड़ के आगे बढ़ो ना इतनी सारी चीजें। तो जो चीज ना समझ में आए, बहुत डिफिकल्ट लगे, लीव दैट। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें समझ में आएंगी, उन पर फोकस करो। उस चक्कर में वो सारी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, तो इन सब कॉमन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। बस आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.